अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज स्टार्ट करने लगे हैं 1.4 को, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट होने लगी है और इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन का जिक्र आ रहा है, मुदाखलत आ रही है। या डेफिनेशन है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्लास 0 इसीलिए मैंने रख दी, एज यू नो दैट एज यू आर हैबिचुअल विद दैट थिंग, कि हम क्लास 0 तब रखते हैं जब हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी हो। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी है उसका क्या लेना देना है एक्सरसाइज के साथ? ऑफ कोर्स इंटायरली लेना देना है। अगर हमें ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी तभी हम एक्सरसाइज को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सो दिस इज कंपलसरी। तो मैं आपको बोर नहीं करता, जल्दी से डेफिनेशन की तरफ ले जाता हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन होती क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बना के लिख दिया है, एक्चुअली ये दो डेफिनेशंस हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी फंक्शन कंटिन्यू है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अब इसको सिंपल वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आसान शब्दों में, या तो वो ये होगा कि आप ग्राफ की रूह से भी इस बात को समझ सकते हो। जैसे अगर आप गूगल पे अगर सर्च करो, बेटर होगा सर्च कर लीजिएगा ग्राफ ऑफ अ साइन थीटा, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि एक सीक्वेंस शो होगा आपको, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ जो है वो सीक्वेंसली जा रहा है कहीं ना कहीं, ऐसे ग्राफ को, जिस फंक्शन से ये ग्राफ बना है उस फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूअस। लेकिन ऐसा ग्राफ जो क्रिएट हो रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ तक गया, फिर यहाँ से बीच में ब्रेक आ गया, फिर ब्रेक आ गया। सो ऐसी सिचुएशन जहां पे पॉइंट्स में ब्रेक आ रहा है और ग्राफ बना रहा, तो आई होप आपको आता ही है, काफी पुराना सीख रहे हो, 8, 9, 10 से भी सीखा है, फर्स्ट ईयर में भी है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कंसिस्टेंसी से मूव ऑन कर रहा है ऐसा ग्राफ कहलाता है। जिस मतलब ये ग्राफ जिस फंक्शन से बना है उस फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, और ऐसा फंक्शन, ऐसा ग्राफ जो शो करे उस फंक्शन को कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो डेफिनेशन काफी सिमिलर है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा और डेफिनेशन दोनों की बन जाएगी। मैं पहले आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है एट अ नंबर सी। अब ये नंबर सी क्या है इसकी भी बात साथ साथ कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, आई मीन टू से कि थोड़ा सा बोर कर दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, जब भी आप कोई भी फंक्शन लिखते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा एफ ऑफ एक्स, एक्स के -9 और नीचे लिख दिया x -3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं ये भी कह देता हूँ कि हम इस पे कोई ना कोई लिमिट अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ x अप्रोचेस 3, लेट्स सपोज मैंने ये लिख दिया। नाउ x अप्रोच जिस चीज को कर रहा होता है, यानी यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, तो ये जो चीज है इसे यहाँ पे कहा गया है c, यानी कि कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर कोई भी मैं प्रॉब्लम लिखूं, कोई भी लिमिट का फंक्शन लिखूं, x अप्रोचेस 9 और आगे कुछ भी फंक्शन लिख दूं, तो इसमें हमारा c क्या है, x जिसको अप्रोच कर रहा है। तो आपने याद रखना है कि लिमिट में x जिस चीज को अप्रोच करता है उसे क्या कहते हैं, c, ये वही वाला c है, ठीक है। तो रफली मैंने लिख दिया, बस अपने माइंड में रखिएगा। अ फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट अ नंबर ऑफ c। अब आ गई कंडीशंस, कंडीशंस की बात कर लेते हैं। या इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब, यानी सिर्फ और सिर्फ तब, इट सेटिस्फाइज दी फॉलोइंग कंडीशंस, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो डेफिनेशन सेम हो गई ना, हम ऐसे लिखेंगे अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर करता है तो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और अगर हम ये लिख दें अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ नंबर सी इफ एंड ओनली इफ इट डजंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड का चेंज आया, कंटिन्यूअस की जगह डिसकंटिन्यूअस लिख देंगे और यहाँ क्या कर लेंगे, इट डजंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग, या इट डजंट सेटिस्फाई वन ऑफ देम। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि ये तीनों कंडीशंस का मतलब क्या है और हमें चेक कैसे करेंगे। ऑलराइट, अब जल्दी से समझ लेते हैं कि इन कंडीशंस को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, व्हाट डज दैट मीन। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक्स जिस चीज को अप्रोच कर रहा है वो एक्चुअली क्या है, सी। तो उसने कहा कि अगर आप सी यानी कि एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हो अपने फंक्शन में, तो वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, यानी 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल x की जब ये f ऑफ x है ना, इसे f ऑफ 3 कर दूं, यानी लिमिट अप्लाई कर दूं। ये लिखा है x अप्रोचेस 3, मैंने 3 को पुट कर दिया, सो दिस बिकम्स 3² - 9
3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 9 और नीचे क्या आ गया 3 माइनस 3। तो ये तो बन गई 0 और 0 फॉर्म, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया ये फॉर्म क्या होती है, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड कह रहा हूँ, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि पहली कंडीशन ये ट्रू नहीं हुई। तो मैं आपको इससे बेहतर है कि डिटेल में लेकर जाऊं या आपको थोड़ा परेशान करूं, जल्दी से एग्जांपल करवा दूं, लेकिन यहाँ पे ना आपको ये दो बातें बतानी भी जरूरी हैं कि जब हम कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है पहली बात क्या कि जब हम इसको अप्लाई करें तो आंसर जो आए, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप मेरी बात को फौरन से समझ पाओ कि अगर मैं एक्स अप्रोचेस 3 की बजाय यहाँ लिख दूं, फिर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा लेकिन आप बात को समझ जाएंगे, एक्स अप्रोचेस 4, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 4। नाउ 4 स्क्वायर माइनस 9, 4 माइनस 3, 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 9 और 4 में से 3 गए तो क्या बचा 1। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं, कोई वर्थ नहीं, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं। 16 में से अगर 9 को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 7। तो क्या 7 अनडिफाइंड है? नो। तो हम कहेंगे एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू करती है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम ये लिख सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखेंगे एफ ऑफ सी इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 4। जब 4 को पुट करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है, कि हम जब अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, बाकी जो मर्जी आता रहे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कंडीशन नंबर 2 में वो क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब एक्स अप्रोचेस करे सी को तो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए का क्या मतलब है? देखो दो चीजें होती हैं जब भी हम किसी नंबर लाइन पे नंबर की बात करते हैं, ये हमने 1.3 की क्लास 0 में भी डिस्कस किया था। इफ एक्स अप्रोचेस 2, तो ये दो तरफ से अप्रोच हो रहा है, एक पॉजिटिव साइड से और एक नेगेटिव साइड से। इट मीन्स कि 2 जो है एक्स जो है सॉरी वो हो सकता है 1.9999 और एक्स हो सकता है 2.111। तो आप ये बात अच्छे से समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्चुअल में दो साइड्स होती हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक को कहते हैं राइट हैंड लिमिट। जी हाँ, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.4 का वही है, डोंट वरी, वो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो हम यहाँ पे दोनों चीजें निकालेंगे, यानी कि सी की नेगेटिव वैल्यू, आप इसको नेगेटिव वैल्यू कहना गलत तो होगा, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। यानी कि अगर ये कह दे कि एक्स 2 है, अप्रोच कर रहा है 2 को, तो 2 से छोटी सारी वैल्यूज क्या नेगेटिव होती हैं? बिल्कुल नहीं, नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस फॉर्म में कि लिमिट एक्स अप्रोचेस सी बट इन नेगेटिव साइड, मतलब लेफ्ट साइड पे जा रहा है। माइनस किसको शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड पे जा रहा है, और पॉजिटिव किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये अगर सी है, सी क्या है हमारा 2, ठीक है। तो अगर मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस सी के ऊपर सिंबल डाल देता हूँ माइनस, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सी है वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस सी और ऊपर प्लस डाल देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा किस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है। आई होप सो अब आप इस बात को समझ गए हो। तो हम यहाँ पे जांचेंगे क्या कि जब दोनों कंडीशंस इक्वल हों तो ये सेकंड कंडीशन ट्रू होगी। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम इसको चेक करें तब भी आंसर इज इक्वल टू आए इस कंडीशन के। अब ये कैसे होगा वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, लास्ट पार्ट, यानी कि तीसरी कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन ये है कि जो हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स का आंसर आए, क्या जो हम लिमिट अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स में, उसका जो आंसर आए वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो हमने फंक्शन स्टार्ट पे क्रिएट किया था, ये सोल्यूशन जो किया था, जैसे इसका एफ ऑफ सी का आंसर क्या आ रहा है 7, तो एफ ऑफ सी का जो आंसर आ रहा है वही हमारी लिमिट एक्स अप्रोचेस सी का आंसर आना चाहिए। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा, आई नो, बट इट्स ओके, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और बेटर वे में समझ आएगी। तो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे एग्जाम्पल 4 का यूज किया क्योंकि पहली 3 बहुत ही ज्यादा सिंपल सी हैं, वो आइडिया लेने के लिए बुक से पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट 4 और 5 है। तो मैं होप करता हूँ कि मैं दोनों ही करवा देता हूँ आपको। पहले जरा 4 के दोनों पार्ट्स की बात कर लेते हैं। मैं बोर्ड थोड़ा सा नीट कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी थोड़ी सी कम हो। आप जरा बुक सामने रखें और एग्जाम्पल नंबर 4 का ए पार्ट जरा रीड आउट करें। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ सॉल्व कैसे होगी। जी हाँ, एग्जाम्पल 4 में जो पॉइंट है वो ये है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। बिल्कुल सही, हमने ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं है।
एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो पहले सिर्फ एफ ऑफ एक्स की मैं बात करने लगा हूँ ए पार्ट में, जी ऑफ एक्स बाद में बात करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि सी आपका क्या है 3। आई होप आप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 3 को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए पार्ट गिवन ये है, बुक सामने रखिएगा, बुक पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 इफ एक्स डजंट इक्वल टू 3। जब एक्स 3 के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन आपने यूज करनी है, और जब एक्स 3 के इक्वल है तो उसका आंसर क्या है 6। ये उसने खुद ही बता दिया कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 6 जब x क्या है 3। ये देखिए उन्होंने खुद लिखा है कि x क्या है 3, जब x 3 है तो उसका आंसर क्या आएगा 6। तो पार्ट f ऑफ c क्या निकला 6, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ x तो ये है ना हमारा, तो x जब 3 होगा तो हमारा f ऑफ c यानी f ऑफ x क्या बनेगा 6। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा एट x इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, और 6 क्या अनडिफाइंड फॉर्म है नो, सो हम लिखेंगे विच इज डिफाइंड। तो कंडीशन नंबर 1 इज गोइंग टू बी ट्रू। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक, ये पूरी एग्जांपल होगी, काफी अच्छे से समझ आ जाएगी, डोंट वरी। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ लिमिट अप्लाई होगी एक्चुअली। यहाँ अब हमने बात ये देखी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3, तो क्या हम इसमें एक्स अप्रोचेस 3 सीधे ही पुट कर दें? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, और 3 माइनस 3 0। तो हम समझते हैं, सीख चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो करते हैं ना। लेकिन एक बात और, हम 3 को पुट क्यों नहीं कर रहे? देखिए उसने लिखा है x डजंट इक्वल टू 3, यानी कि x पूरा पूरा 3 के इक्वल नहीं है। x 3 को क्या कर रहा है अप्रोच कर, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। तो 9 की जगह 3 का क्या आएगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और नीचे x माइनस 3 अपनी जगह पे। अब जो होना है आप जानते हो, x माइनस 3 से कट आउट हो गया, और क्या बचा लिमिट x अप्रोचेस 3 एंड x प्लस 3, ये इज इक्वल टू, सॉरी गलती से डल गया, x प्लस 3 आ गया आपके पास। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बस अप्लाई कर दो लिमिट को, यानी x की जगह क्या पुट कर दो 3 को पुट कर दो। सो 3 प्लस 3 बिकम्स 6। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं चेक की? कुछ सिचुएशंस में हमें आंसर सेम मिल रहा होता है, या ऐसी सिचुएशन में हम दोनों चीजें अप्लाई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। वो इंशाल्लाह आगे जब क्वेश्चन करेंगे या कोई एग्जांपल आ जाएगी ऐसी जहाँ पे दोनों सिचुएशन बने, चले एग्जांपल 5 में आई होप सो ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ दोनों लिमिट चेक करनी होगी, वहां मेरी बात को अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ पे हम दोनों लिमिट क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्योंकि देखो उसने कहा x नॉट इक्वल टू 3, तो x को अगर मैं यहाँ पे -3 पुट करूँ तो आंसर क्या आएगा 9। तो खैर ये टॉपिक अभी एग्जाम्पल 5 में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं इसको लेकर चलता हूँ कि मैंने जस्ट इसको x को पुट किया 3 और आंसर क्या आया 6। तो ये कंडीशन नंबर 2 जो है, कंडीशन नंबर 2 ये सेटिस्फाई हो रही है। कैसे? क्योंकि कंडीशन नंबर 3 से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? हमने जो बात की थी वही कि हमारा जो x अप्रोचेस c है, जो हमारा f ऑफ x है, वो किसके इक्वल होना चाहिए f ऑफ c के। हमारा f ऑफ c क्या है? ये हमारा f ऑफ c है गाइस। ये जो चीज है मैंने स्टार्ट पे बोला था, ये हमारा f ऑफ c है जो कि क्या आया 6। तो क्या हमारा f ऑफ c जो है जो 6 आया पॉइंट नंबर 1, और जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है जिसका आंसर हम निकाल चुके हैं, क्या पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 यानी x अप्रोचेस c में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 को कह रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 3 लिखा होगा, एट x इज इक्वल टू 3। तो क्या हमारा जो लिमिट x अप्रोचेस 3 थी उसका आंसर भी 6 आया, यानी पॉइंट नंबर 2 का, और जो f ऑफ c हमने पहले निकाला जो कि पहले ही मिला बनाया मिलेगा, उसका आंसर भी 6 है। क्या ये दोनों इक्वल है? जी इक्वल है, तो हम लिख देंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया जरूर हो गया है, ये ऐसा ही है। ओके, अब पार्ट नंबर बी पार्ट की बात करते हैं, जहां पे हमें गिवन क्या है g ऑफ x, वही वाला फंक्शन है एज इट इज, सिर्फ ये चीज हटा दी गई, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा जरा गौर से देखिएगा। दे टोल्ड अस x इज नॉट इक्वल टू 3। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर हम ये समझें कि ये हमारे पास कंडीशन है जो हमने अभी अभी बात की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर x 3 के इक्वल ही नहीं है तो पहली कंडीशन को कैसे चेक करेंगे, यानी f ऑफ c का क्या हाल होगा? तो वो बात मैंने यहाँ पे लिख दी। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों डिसकंटिन्यूअस भाई? बिकॉज g ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि g ऑफ x डिफाइंड नहीं हो रहा किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे। अब ये मैंने कहाँ से लाइन उठा ली, कहाँ से लिख दी? यहां से गाइस, उसने खुद कहा है कि x किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए, और स्टेटमेंट में क्या लिखा है, x 3 के इक्वल नहीं है। क्योंकि x 3 के इक्वल नहीं है तो फिर ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 था तो हमने f ऑफ c का आंसर क्या लिख लिया 6। यहाँ पे f ऑफ c का आंसर क्या लिखें जबकि x 3 है ही नहीं,
मैं फिर से रिपीट करूँ, ओके मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे x क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू था 3 के, तो एफ ऑफ सी आ रहा था 6। यहाँ एफ ऑफ सी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि x 3 के इक्वल नहीं है। जब तक x 3 के इक्वल नहीं होगा, उसने स्टेटमेंट में लिखा है, तब तक हम एफ ऑफ सी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। एफ ऑफ सी का आंसर डिफाइनेबल नहीं हो सकता क्योंकि मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए हम इसे कह देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, एग्जाम्पल 5 भी आपको करवाता हूँ, तो आपको और बेटर आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। पहले मैंने सोचा राइट आउट कर देता हूँ, लेकिन साथ साथ समझा देता हूँ ताकि अब आपका कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाए। आई होप सो इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स 3 पे? ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो हमें सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो है हमारा एफ ऑफ सी, ठीक है, यानी कंडीशन नंबर 1। तो हमने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 3 कंडीशन में गिवन है, यानी कि c हमें जो मिला है वो 3 मिला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब हमें क्या चलना चाहिए, हमें देखना है x 3 के इक्वल किस स्टेटमेंट में है। क्या स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट में है? एंड यू आर गेटिंग इट कि यहाँ पे तो x 3 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल है। तो फिर हम फंक्शन किसको टेक करेंगे, यानी f ऑफ x कहाँ से पिक करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे 2x प्लस 1। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं f ऑफ c को, ठीक है। ओके, तो एफ ऑफ सी लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, अगर मेरी एंगल से देखो तो सेम ही बात है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू 3। और ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्स जिस चीज को अप्रोच करता है उसे सी कहते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे गाइस, 3 पुट करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 1, सो 2 3 द 6 प्लस 1 अपनी जगह पे, एंड दैट इज कॉल्ड योर फाइनल आंसर विच इज 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एफ ऑफ सी है वो क्या आ गया, 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने सहूलत के लिए, ये केस नंबर 1 जो है पॉजिटिव आ गया, यानी कि हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है, डिफाइंड वैल्यू। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, हम लिख भी सकते हैं एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। जैसे मैंने आपको रिपीट करके पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। अगर मैं लिखूं एक्स अप्रोचेस 3, ये नंबर लाइन है, ये 3 पड़ा है, ठीक है। तो एक्स दो साइड से अप्रोच हो रहा है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो जैसे मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि अगर मैं लिख दूं 3 के ऊपर माइनस साइन, तो इसका मतलब है जो हमारा एक्स है वो इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है, यानी वो छोटे ही वैल्यू की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो हमारा एक्स है वो किस साइड पे जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू की साइड पे जा रहा है, बड़ी वैल्यू की साइड पे जा रहा है। तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल का मतलब ये नहीं कि वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हमने याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस, माइनस मतलब किस तरफ को जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा इस सिचुएशन में, देखो क्या होगा। अब हमने देखा यहाँ पे x यहाँ तो इक्वल है, यहाँ क्या है, बड़ा हो रहा है। यहाँ पे x 3 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो अब हम किसको पिक करेंगे, x माइनस 1 को। नाउ यू आर गेटिंग इट, आई होप सो, ठीक है। कि अब हमारी जो वैल्यू है वो 3 से क्या हो रही है, माइनस लिखा ना, तो इस डायरेक्शन में जानी है, छोटी वैल्यू की तरफ जाना है हमने। तो x क्योंकि छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है, 3 से छोटी वैल्यू, तो हम ये वाली इक्वेशन को पिक करेंगे। ओके, तो मैं पुट करके देता हूँ। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 3। तो इक्वेशन में पुट कर दो 3 माइनस 1, ब्रैकेट्स की तो वैसे जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2। लीजिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें राइट हैंड लिमिट की बात करनी है। ओके, सो राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव का सिंबल, क्योंकि राइट हैंड की तरफ मूव करना है, एफ ऑफ एक्स। और फिर वही बात आपने यहाँ पे मुझे खुद देख के बताना है कि x जो है वो 3 से बड़ा कहाँ हो रहा है, क्या यहाँ हो रहा है, नहीं, x बड़ा हो रहा है यहाँ से 3 से, जी बड़ा हो रहा है। तो इक्वेशन इस दफा ये पिक करेंगे, यानी कि 2x प्लस 1। आई होप अब आप समझ रहे हो। ओके, अब x की जगह 3 को पुट कर दो, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। लीजिए, ये हमारे दोनों आंसर आ गए। नाउ वी नीड टू चेक द थर्ड कंडीशन, केस नंबर 3 कह सकता हूं मैं इसे। केस नंबर 3 में क्या बताया गया कि दोनों का आंसर पहले हमने यहाँ पे ही देख लेना है, क्या ये सिचुएशन जस्टिफाई हो रही है। मतलब ये इसका आंसर क्या आया 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया 2, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है 7। क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल। वो देख सकते हो, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन नंबर 2 ये है कि दोनों को इक्वल आना चाहिए। तो क्योंकि ये कंडीशन सेकंड वाली फॉल्स कर गई, तो हम यहीं पे रुक के कह सकते हैं फंक्शन इज, अब समझ गए हो, डिसकंटिन्यूअस। आई होप आप मेरी बात को पूरी तरह समझ पा रहे हो कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर इनके आंसर इक्वल नहीं आते या कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, कोई भी कंडीशन तीनों में से,
तो हम लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। केस नंबर 3 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये चेक करना था कि वो दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आते, बिल्कुल इक्वल होते, तो हम कंडीशन नंबर 2 लिख लेते हैं नीचे। फिर ये चेक करते हैं कि इन दोनों का जो आंसर आया क्या वो इसके इक्वल है, पहले आंसर के। तो अगर ये तीनों आंसर इक्वल हैं तो फिर तीनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। कंडीशन नंबर 3 यही है कि इन दोनों का जो आंसर बनता है वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एक्स अप्रोचेस सी एग्जिस्ट करता है एफ ऑफ एक्स पे, और ये किसके इक्वल आ रहा है, पहले आंसर के। आई होप आप कुछ ना कुछ समझ जरूर गए हो। एक्सरसाइज में और बेटर समझ आएगी जहां से समझ नहीं आई। अगर हो सकता है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हुई हो तो वीडियो को पीछे करके बार बार देखो। 2-3 बार देखने से काफ़ी अच्छे से समझ आएगी, और अपने नोट्स से जरूर बनाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।